Dear students, welcome to Agarwal tutorial classes. This is our part 2 of theory of demand, मांग का सिद्धांत। ये हमारी आज सेकंड क्लास रहेगी। तो सबसे पहले हम पिछली क्लास में एक हमारा टॉपिक रह गया था जो कि हमारा रिलेटेड था व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाज़ार मांग अनुसूची। उसकी डेफिनेशन हमने कवर नहीं की थी, तो उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे कवर करते हैं कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है। वह तालिका है जो एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दिखाती है जो बाज़ार में एक विशेष क्रेता एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। वो आपकी व्यक्तिगत मांग अनुसूची होती है। और बाज़ार मांग अनुसूची क्या होती है? वह तालिका जो एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दिखाती है जिन्हें बाज़ार में सभी क्रेता एक निश्चित समय पर वस्तुओं की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। दोनों ही डेफिनेशन में केवल एक डिफरेंस है कि व्यक्तिगत मांग तालिका के अंदर, व्यक्तिगत मांग अनुसूची के अंदर एक ही उपभोक्ता होता है, जबकि बाज़ार मांग अनुसूची के अंदर सभी क्रेताओं को शामिल किया जाता है। यानी कि बाज़ार में जितने भी व्यक्ति खरीदने वाले हैं उन सभी को शामिल किया जाता है। तो ये दोनों आपकी डेफिनेशन रहती है। वस्तु की अपनी कीमत तथा इसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाज़ार मांग अनुसूची दोनों ही स्थिति में रहता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था, डिमांड और प्राइस दोनों का जो हमारा रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो नेगेटिव होता है। अगर किसी भी चीज़ की प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम होती है, और अगर किसी भी चीज़ की प्राइस कम है तो उसकी डिमांड हमारी क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि मांग वक्र क्या होता है। जैसे कि हमारा मांग अनुसूची होती है वैसे ही हमारी मांग वक्र भी होती है। यानी कि मांग वक्र मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। यानी कि जो एक टेबल होती है, अगर आप उसको ग्राफिक प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो आपका वक्र बन जाता है। तो यहाँ पे हम डिमांड, जो हमारी डिमांड टेबल है उसको हम क्या करेंगे, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है? मांग वक्र बन जाता है, यानी कि डिमांड कर्व बन जाता है। तो जैसे हमने मांग अनुसूची को दो भागों में बांटा था, उसी प्रकार से हमारा मांग वक्र भी दो तरह का होता है। एक हमारा होता है व्यक्तिगत मांग वक्र, दूसरा होता है बाजार मांग वक्र, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। डेफिनेशन दोनों की ही सेम रहेगी, बस डिफरेंस ये रहता है कि कोई भी ग्राफ जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति की मांग को, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति है उसकी मांग को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे, यानी कि रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करे, उसको क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहा जाता है। जैसा कि आगे ये आपका फिगर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु की 4 रुपये कीमत के ऊपर यहाँ पे उसकी डिमांड कितनी है? 4 रुपये। तो जैसे जैसे कीमत कम हो रही है आपकी, वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है। यानी कि आपका जो डिमांड का स्लोप है वो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। तो इसलिए हमेशा आपको याद रखना है कि डिमांड के अंदर प्राइस और उस वस्तु की डिमांड के अंदर हमारा नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी कि ऋणात्मक संबंध होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है, जो झुकाव होता है,
वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, क्योंकि अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती। ये आप ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसी तरह से हमें देखना है हमारा जो बाज़ार मांग वक्र है वो कैसा होता है। तो देखिए ये हमारा बाज़ार मांग वक्र है। इसके अंदर क्या कहा गया है, बाज़ार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों, यानी कि जो हमारे व्यक्तिगत मांग वक्र हैं उनको समतर जोड़ होता है, यानी कि जितनी भी मार्केट के अंदर डिमांड है उसको आप ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं तो वो आपका मार्केट डिमांड कर्व बन जाता है। जैसे कि हमने टेबल के अंदर देखा था, ए की डिमांड थी और बी की डिमांड थी, और अगर उन दोनों की डिमांड को जोड़ दें तो यहाँ पर आपका मार्केट डिमांड कर्व बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपका बनाया हुआ है। वही हमारा स्लोप जो रहेगा वो ऊपर से नीचे की ओर रहेगा, चाहे वो हमारा मार्केट डिमांड कर्व हो, चाहे वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्यों ना हो। तो ये आपका है बाजार मांग वक्र और व्यक्तिगत मांग वक्र। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, कि हमारा मांग वक्र का ढलान किस प्रकार का होता है। मांग वक्र का ढलान सामान्यतः नीचे की ओर होता है, डाउनवर्ड होता है, ये पहले आपको बताया गया। जो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और वस्तु की कीमत के बीच ऋणात्मक या फिर विपरीत संबंध को प्रकट करता है, ये भी आपको बताया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी गुड्स और सप्लाई के बीच उसके प्राइस और डिमांड के अंदर हमेशा जो भी आपका रिलेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और इसलिए आपका जो डिमांड का वो का स्लोप होता है जर्नली ऊपर से नीचे की ओर रहता है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा डिमांड फंक्शन और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि मांग फलन और मांग के निर्धारक तत्व, यानी कि वो तत्व जिनकी वजह से मांग का निर्धारण होता है वो हमें देखना है। जैसे कि हमने देखा था शेड्यूल के अंदर, वो हमारे दो तरह के थे। एक था हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा हमारा था मार्केट डिमांड शेड्यूल। और उसी तरह से हमारा कर्व था। कर्व भी हमारे दो तरह के थे, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक हमारा मार्केट डिमांड कर्व। अब जो हमारे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है, यानी कि मांग के निर्धारक तत्व है, उनको भी दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। यानी कि किसी व्यक्ति की मांग को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं और मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर होता है उसकी मांग को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, वो फंक्शंस हमें यहाँ पे देखने हैं, यानी कि वो तत्व हमें यहाँ पे देखने होंगे। तो सबसे पहले हमारा रहेगा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, यानी कि व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है, किसी व्यक्ति की मांग किस प्रकार से प्रभावित होती है वो हमें यहाँ पे देखना है। व्यक्तिगत मांग फलन दर्शाता है कि बाजार में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा की गई मांग इसके विभिन्न निर्धारक तत्व से किस प्रकार संबंधित होते हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका रहेगा कि वस्तु की अपनी कीमत, यानी कि कोई भी वस्तु जो आप मार्केट में ख़रीद रहे हैं वो उसकी जो प्राइस है, यानी कि वस्तु की स्वयं की कीमत आपकी डिमांड को प्रभावित करती है।
यानी कि किसी एक व्यक्ति की मांग को प्रभावित करती है। यहाँ पे आपकी एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रहती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये डेफिनेशन आपको याद भी होनी चाहिए कि आपकी अन्य बातें समान रहने पर, वस्तु अपनी कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है तथा इसके विपरीत वस्तु की अपनी कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। यानी कि ये आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बनती है कि अन्य बातें समान रहने पर। यहाँ पे अन्य बातों से मतलब है कि मार्केट के अंदर कोई भी और तत्व या कोई भी डिटर्मिनेंट किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की मांग को प्रभावित अगर ना करे तो वस्तु की कीमत अगर बढ़ रही है, अपनी कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है तथा इसके विपरीत वस्तु की अपनी कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसे लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम कहा जाता है। तो यहाँ पे आप मांग का नियम देख सकते हैं, क्या रहेगा कि किसी वस्तु की अपनी कीमत तथा उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध को मांग का नियम कहा जाता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा कि मांग का नियम क्या होता है, वो आपको यहाँ पे देखना है। तो मांग का नियम क्या रहेगा कि किसी वस्तु की अपनी कीमत तथा उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध को मांग का नियम कहा जाता है। ये आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे याद करनी है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो इसके अंदर पॉइंट रहेगा कि संबंधित वस्तु की कीमत यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एक वस्तु की मांग पर संबंधित वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक दूसरे की मांग को प्रभावित करती है, तो इस प्रकार जो इकोनॉमिक्स के अंदर है संबंधित वस्तुओं को दो प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले आपकी रहती है सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका एक दूसरे की स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि आप उस वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, वो आपकी क्या होती है, प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं, चाय तथा कॉफ़ी, ये दोनों आपकी क्या हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ये आपकी डिमांड को कैसे प्रभावित करती है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो हम एग्जांपल लेते हैं टी और कॉफ़ी दोनों के ही। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं टी का। यहाँ पे अगर आपकी टी की प्राइस लें और डिमांड लें, मान लीजिए अगर आपकी चाय की कीमत 5 रुपये है और आप उसकी डिमांड कर रहे हैं 2 यूनिट का। इसी तरह से यहाँ पे आपकी कॉफ़ी है जिसका भी एक प्राइस है और एक उसकी क्या है, डिमांड है। मान लीजिए कॉफ़ी का प्राइस भी 5 रुपये है, लेकिन आप कॉफ़ी की डिमांड 1 यूनिट कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे चाय की कीमत बढ़कर 7 रुपये हो जाती है, तो आप यहाँ पे चाय की डिमांड को कम करके 1 कर देंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु की मांग बढ़ने पर उसकी किसी भी वस्तु की कीमत ज़्यादा होने पर
उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये जो डिमांड कम हुई है ये आपकी शिफ्ट हो जाती है कॉफ़ी के ऊपर। यानी कि आप 5 रुपये में पहले 1 कप कॉफ़ी ख़रीद रहे थे, अब उसकी जगह आप 5 रुपये में 2 कप कॉफ़ी को परचेज़ करना यानी कि ख़रीदना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार ये आपकी जो एग्ज़ाम्पल रहेगा ये रहेगा सब्स्टिट्यूट गुड्स का, कि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। तो यहाँ पे आपका रहता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। जो दूसरी हमारी संबंधित वस्तु का प्रकार है वो हमारा यहाँ पे है पूरक वस्तुएं यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है? पूरक वस्तुएं क्या होती है? पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती है। यानी कि कोई भी 2 वस्तु मिलकर अगर किसी एक मांग को पूरा करे तो वो आपकी पूरक वस्तुएं होती है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं पेन और स्याही का, या फिर यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जांपल रहेगा आपका कार और पेट्रोल का, कि कार के बिना पेट्रोल नहीं चल सकती और पेट्रोल अगर नहीं है तो वो वहाँ पे कार भी नहीं चल सकती। तो ये दोनों आपकी क्या रहेगी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरे की मांग कम हो जाती है तथा एक की कीमत में कमी होने से दूसरे की मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो पेट्रोल की गाड़ियों की डिमांड कम हो जाएगी और उसकी जगह पर डीजल की जो गाड़ियां हैं उनकी डिमांड में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि उनकी मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो ये आपकी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। थर्ड आपका जो टॉपिक पॉइंट रहेगा इसके अंदर वो आपका रहेगा उपभोक्ता की आय यानी कि इनकम ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन भी विभिन्न वस्तुओं की मांग को प्रभावित करती है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुएं की मांग बढ़ती है और इसके विपरीत घटिया या फिर निम्न कोटि की वस्तुएं इन्फीरियर गुड्स जो होती हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है। यहाँ पे नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स क्या हैं वो हम नीचे हमारी डेफिनेशन जो दी हुई है उसके अंदर देखते हैं। सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांगे की मात्रा और आय के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है। यानी कि अब यहाँ पे आपको रिलेशन करना है इनकम और डिमांड के बीच में। यानी कि अगर आपकी नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो उस केस में आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर आपकी इनकम कम होती है तो आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। ये आपका रिलेशन होता है नॉर्मल गुड्स के अंदर, जिसे धनात्मक संबंध कहते हैं। कि अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है एवं इसके विपरीत भी हो सकता है। दूसरी ओर जो आपकी निम्न कोटि की वस्तुएं हैं यानी कि जो इन्फीरियर गुड्स है उसमें आय और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध यानी कि ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लें वही हमारा इनकम और डिमांड का, तो अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है, और अगर आपकी इनकम कम होती है तो आपकी डिमांड जो है इन्फीरियर गुड्स की वो बढ़ती है। ये रिलेशन आपका रहता है इन्फीरियर गुड्स के अंदर। ये भी आपका
जो आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आय तथा मांगी गई मात्रा के बीच में सामान्य वस्तुओं का किस प्रकार संबंध होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं धनात्मक संबंध, और अगर आपको निम्न कोटि का पूछे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसके अंदर रहेगा रुचि तथा प्राथमिकताएं। किसी भी वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताएं भी उसकी मांग को प्रभावित करती है, ये हमें यहाँ पे देखना है। वस्तुओं तथा मांग की सेवाओं की मांग व्यक्ति की रुचि तथा प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करती है। अगर उपभोक्ता किसी विशेष वस्तु को प्राथमिकता देता है तो उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताएं जैसे कि विज्ञापन, फैशन में परिवर्तन होना, जलवायु और नए आविष्कारों आदि के प्रभाव पर भी पड़ता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले मोबाइल फ़ोन्स का, तो पहले आपका 3G था, अभी आपका 4G जो चल रहा है, और अभी कुछ ही सालों में आपका 5G जो नेटवर्क है उसके मोबाइल्स आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आपकी 3G फ़ोन्स की डिमांड थी वो ज़्यादा थी, उसके बाद में जो आपके 4G फ़ोन्स है उनकी डिमांड बढ़ी। अब अगर आपका मार्केट में 5G नेटवर्क आ जाता है तो 4G फ़ोन्स की डिमांड कम हो जाएगी, और जो आपके 5G फ़ोन्स यानी कि मोबाइल फ़ोन जो आएंगे उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन होने से भी वस्तु की मांगी गई मात्राओं को प्रभावित किया जा सकता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, वो हम देखते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ताओं की जिन वस्तुओं के लिए रुचि तथा प्राथमिकताएं बढ़ जाती है उनकी मांग बढ़ जाएगी। जैसे कि हमारा यहाँ पे केस रहेगा 5G फ़ोन्स का, कि 5G फ़ोन्स के प्रति उपभोक्ताओं की रुचि में वृद्धि होगी, इसलिए उसकी मांग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है संभावनाएं, यानी कि एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? फ्यूचर के लिए आपका एक्सपेक्टेशन होती है। यदि उपभोक्ता को यह संभावना हो कि निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा तो वस्तु की वर्तमान मांग में परिवर्तन करने का निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि अभी आपका जो लॉकडाउन चल रहा है उसके अंदर लोगों द्वारा कुछ अफवाहें फैलाई गई कि मार्केट के अंदर जो दाल है उसकी जो सप्लाई है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, तो लोगों ने उसकी ज़्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी। इन दिस केस आपका क्या हो सकता है कि सप्लाई कम हो गई है और डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पर आपकी जो प्राइसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। या फिर आप इसका विपरीत भी ले सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता को लगता है कि फ्यूचर में अगर किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी तो उपभोक्ता उसकी डिमांड अभी से अधिक करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये प्राइस जो रहेगा आपका फ्यूचर का रहेगा, न कि करंट का। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर उपभोक्ता को लगता है कि निकट भविष्य में अगर किसी भी वस्तु की प्राइस अगर बढ़ जाता है तो वर्तमान में उस वस्तु की डिमांड में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, एक व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन भी
किसी भी वस्तु की डिमांड को प्रभावित कर सकती है। तो ये आपका टॉपिक था इंडिविजुअल फैक्टर्स डिमांड डिटरमिनेंट्स, यानी कि वो तत्व जो किसी एक व्यक्ति की मांग को प्रभावित करती है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी, हम उस क्लास में देखेंगे जो हमारी मार्केट डिमांड डिटरमिनेंट्स है, यानी कि बाज़ार मांग फलन, यानी कि बाज़ार के अंदर जो वस्तुओं की मांग है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये टॉपिक कवर करने में हेल्प हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।